हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचटी ईएलटी के तहत हम लोग महाद्वीपों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने महाद्वीपों के क्रम में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हमने दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक स्थिति और उसके कुछ पर्वतमालाओं को हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, नदी, प्रमुख मैदान एवं उसकी कुछ घासें और पौनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी जो प्रमुख फैक्ट होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल आपके टीजीटी पीएचटी के लिए नहीं, क्योंकि ये जियोग्राफी तो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो यदि आप इसको मैप के माध्यम से थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी तरह से आपके दिमाग में स्टोर रहती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग महाद्वीपों के क्रम में दक्षिण अमेरिका का भाग 2। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग सबसे पहले आज की वीडियो में दक्षिण अमेरिका के क्रम में मरुस्थल को। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी स्थिति कहाँ पे है, उसको मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं मरुस्थल के बारे में, तो फ्रेंड्स यदि मरुस्थल के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका में जो आपके मरुस्थल हैं, तो सबसे पहले आपका आता है अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंडीज पर्वत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडीज पर्वत के पश्चिम में चिली में अटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जिसका कारण है कि प्रशांत महासागर से पेरू हम्बोल्ट की धारा का चलना। ठीक है, तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, जो कि आपके चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पे आपका एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे कहा जाता है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, यह जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल इसे माना जाता है। ठीक है, तो यह कहाँ पे है, तो जैसा कि आप लोग मैप के देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि दक्षिण अमेरिका का जो मैप है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने मैप बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका चिली देश है और चिली देश में ही आपका अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, और यह विश्व का सबसे क्या है, शुष्क मरुस्थल है, जो कि चिली के अंतर्गत आता है, चिली देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये इसके शुष्क होने का जो कारण है, इसके शुष्क होने का कारण है पेरू हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, पेरू हम्बोल्ट की धारा चलती है, जो कि प्रशांत महासागर से चलती है। ठीक है, प्रशांत महासागर इस साइड है। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या है, पेरू देश है। तो यहाँ से आपकी हवाएं जो चलती है, ठीक है, यहाँ से हवाएं चलती हैं और यहाँ पे आती हैं, जिसके कारण से यह जो मरुस्थल है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, क्या है, पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, यह क्या है, शीतोष्ण मरुस्थल है। आपका अटाकामा मरुस्थल क्या था, शुष्क मरुस्थल था। पेंटागोनिया मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल है, जिसका कारण क्या है कि एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आना। ठीक है, यानी कि आप लोग वृष्टि छाया प्रदेश जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पेंटागोनिया मरुस्थल है, इसका शीतोष्ण होने का कारण है कि एंडीज पर्वत के, ठीक है, कारण यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है और ये वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है फ्रेंड्स, यह कहाँ पे है, तो यह देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अर्जेंटीना, ये वाला भाग जानते हैं आप लोग क्या है, अर्जेंटीना के भाग का अर्जेंटीना देश है। तो और ये अर्जेंटीना का यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्थान है यहीं पे आपका जो है पेंटागोनिया मरुस्थल है। ठीक है, ये आपका रहा पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना के अंतर्गत आता है। और ये किस प्रकार का मरुस्थल है, तो शीतोष्ण मरुस्थल है। तो फ्रेंड्स प्रमुख रूप से हमको दो ही मरुस्थल यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में। पहला तो हमको देखने को मिलता है अटाकामा, जो कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो कि चिली देश में मिल पड़ता है। ठीक है, और यह क्या है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और इसके शुष्क होने का कारण है कि प्रशांत महासागर से पेरू हम्बोल्ट की धारा का चलना। ठीक है, और दूसरा हम लोगों का है जो है पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना देश में पड़ता है। ठीक है, और यह किस प्रकार का मरुस्थल है, तो यह शीतोष्ण मरुस्थल
है। और शीतोष्ण होने का कारण क्या है, ये जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिसके कारण इसको वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पेंटागोनिया हो गया और अटाकामा मरुस्थल हो गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका में कुछ प्रमुख नदियों के विषय में। ठीक है, पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी ये प्रश्न आपको बनते हैं। तो प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं, आइए इसको पहले हम लोग पॉइंट के माध्यम से देख लेते, फिर इसको हम लोग इसको मैप, थोड़ा सा मैप वालों को फ्रेंड्स हो सकता है क्लियर ना दिखे, तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजन नदी, ठीक है, बार बार आप लोग सुनते हो कि अमेजन नदी, अमेजन नदी। तो आज हम लोग जानेंगे कि अमेजन नदी कहाँ पे है। तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत पेरू से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पेरू से निकलती है और ब्राज़ील होते हुए भूमध्य, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास मकामा डेल्टा बनाती है। ठीक है, कौन से, ठीक है, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, यह एंडीज पर्वत, ठीक है, जो कि पेरू में पड़ता है, वहाँ से निकलती है और ब्राज़ील होते हुए भूमध्य रेखा के पास मकामा डेल्टा बनाती है। ठीक है, अमेजन नदी, अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी जल ग्रहण अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी जो है जल ग्रहण और अपवाह क्षेत्र के क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी। यदि आगे हम लोग देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अमेजन वर्षा वन सेल्वास को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, ठीक है, इसको अमेजन वर्षा वन, इसको हम लोग देखेंगे है कहाँ। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो यहाँ पे पाए जाते हैं उसको अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। सेल्वास को, जो सेल्वास वाला स्थान है, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो घासें पाई जाती हैं, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मनोस बंदरगाह, जो कि आपके ब्राज़ील में आता है, यह विश्व का अंतरतम बंदरगाह है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए जूम कर लिए हैं, अब शायद बेहतर दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका एंडीज पर्वत है फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत से ही, ठीक है, आपका जो निकलता है, जो निकलती है नदी, वो कौन सी नदी है, अमेजन नदी। ठीक है, यहाँ से अमेजन नदी, ठीक है, पेरू देश से, ठीक है, यहाँ आपका पेरू देश, ठीक है, पेरू देश से यहीं से ये नदी निकलते हुए ऐसे यहाँ से जाते हुए ब्राज़ील, ठीक है, ये आपका क्षेत्र जो है ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहीं से ये नदी निकलते हुए, ठीक है, यहाँ पे आती है और मकापा डेल्टा बनाती है। ठीक है, कौन सा, मकापा डेल्टा यहाँ पे बना देती है। ठीक है, और ये आप लोग देखेंगे क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, यही है आपकी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि मनूस बंदरगाह, ठीक है, मनूस बंदरगाह था, ये आपके ब्राज़ील में पड़ता है, तो इसी नदी के पास में ही, ठीक है, आपका कौन सा बंदरगाह है, मनूस बंदरगाह है, जो कि आपके ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। ये वाला एरिया टोटल आपका जो है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, तो आगे के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो अमेजन नदी के, ठीक है, अमेजन नदी के यदि हम लोग बाएं से देखते हैं तो एक नदी और निकलती है और इसमें आके मिलती है अमेजन में। ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से बाएं से होते हुए एक नदी यहाँ पे अमेजन में आकर मिलती है, जिसको कहा जाता है नेग्रो। ठीक है, क्या कहते हैं, नेग्रो नदी कहते हैं। ठीक है, तो बाएं से एक नदी मिलती है आपके अमेजन में, कौन सी नदी, नेग्रो नदी। इसके बाद दाएं के क्रम में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसमें आके यहाँ पे मिलती है, जिसको कहते हैं मेदार नदी। क्या कहते हैं, मेदार नदी कहते हैं। दूसरी नदी यहाँ से दाएं की तरफ से निकलती है, जिसको कहा जाता है तापा जोश। ठीक है, कौन सी नदी, तापा जोश कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आकर मिलती है। इसके बाद यहाँ से दाएं से एक नदी और जाती है, जिसको कहा जाता है यहाँ से, ठीक, यहाँ से मिलती जाती है और इसको कहा जाता है जंगू। ठीक है, कौन सी नदी, जंगू नदी कहा जाता है। तो बाएं से एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपकी नेग्रो नदी है, और दाएं से आपके मुख्य रूप से, ठीक है, 3 नदियां हैं, और वह कौन कौन सी हैं, तो पहली आपकी मेदार नदी है, दूसरी आपकी तापाजूस नदी है, और तीसरी आपकी जंगू नदी है। तो ये आपकी मेदार हो गई, ये तापाजूस हो गई, ये आपकी यहाँ से जंगू नदी हो गई, और ये आपकी अमेजन नदी जो कि आपकी मकापा डेल्टा यहाँ पे आके बनाती है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये नदी हो गई, ठीक है, अमेजन नदी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये कोलंबिया हो गया, ठीक है, ये कोलंबिया हो गया। और इसके बाद कोलंबिया के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला है। और इन सब के एरिया को, ठीक है, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया और इक्वाडोर, ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वाडोर है, ठीक है, इक्वाडोर है। तो ये वाला जो एरिया आपके नदी के कारण जो एरिया बनता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ वन पाए जाते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण वन पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, पौधों, ठीक है। और इन पौधों के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका में है, जो कि इसे अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, सेलवास भी कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने आगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा देखा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार को अमेजन वर्षा वन, सेलवास को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो ये वाला एरिया, इतना जो एरिया आता है फ्रेंड्स, इसी को कहा जाता है सेलवास। और इसी क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इसी एरिया को ही कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है। क्या कहते हैं? सेलवास को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो ये प्रमुख नदियाँ थी, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नदियाँ और हैं जिनको हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, ठीक है। तो ये तो अमेजन की सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। बाएं से नेग्रो नदी, दाएं से मेदार नदी, तापाजूस, जंगू, ठीक है। इसको जिंगू कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है, जंगू आप कह सकते हैं या जिंगू, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर भी मैं आपको टेलीग्राम पे इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। पीडीएफ आप जब एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपकी एक नदी है, कोलंबिया से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है, ठीक है, मैग्डेलिना नदी, ठीक है। क्या कहते हैं? कोलंबिया से एक नदी निकलती है जिसको मैग्डेलिना नदी कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे अभी मैप में। दूसरा हम लोग देखेंगे ओरिनिको नदी, ठीक है। ओरिनिको नदी जो है आपकी वेनेजुएला से निकलती है, ठीक है। क्या नदी, कौन सी नदी वेनेजुएला से निकलती है? ओरिनिको। कोलंबिया से एक नदी निकलती है जिससे हम लोग कहते हैं मैग्डेलिना नदी। इसको हम लोग मैप में अभी देखेंगे। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं एंजिल जलप्रपात, ठीक है। एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है, ठीक है। आप लोग जानते हैं एंजिल जो जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसे वन लाइनर से पढ़ने से अच्छा है आप लोग मैप के माध्यम से देखें, ठीक है। तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो एंजिल जलप्रपात आप वेनेजुएला में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा है, जिसकी यदि हम लोग देखें ऊंचाई तो लगभग आपके 979 मीटर है, ठीक है। कितना है? लगभग आपके 979 मीटर है, ठीक है, एंजिल जलप्रपात के ऊंचाई, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी क्रम में इटेपू बांध, ठीक है। इटेपू बांध है यहीं पे, हम लोग देख लेंगे इसको अभी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध जो है आपका इटेपू बांध है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्डिलेना नदी, ठीक है। यह कहाँ से निकलती है? तो आपके कोलंबिया से। तो ये रहा आपका कोलंबिया वाला क्षेत्र, ठीक है, ये कोलंबिया हो गया। और यहीं से देखिए ये नदी निकली है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्डिलेना नदी, ठीक है। तो ये आपकी मैग्डिलेना नदी है, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला स्थान आपको देख रहे होंगे। तो ये वाला स्थान जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये इसको, ठीक है, आपको मैप पता होना चाहिए, ठीक है। आप एटलस लेकर देखिएगा कि कौन सा देश कहाँ पे है। तो ये वाला स्थान को हम लोग कहते हैं वेनेजुएला देश, ठीक है। वेनेजुएला देश से ही आपकी नदी निकलती है यहाँ पे ओरिनिको नदी, ठीक है। कौन सी नदी? ओरिनिको नदी। तो ये आपकी वेनेजुएला देश है, यहीं से आपकी ओरिनिको नदी निकलती है। ये आपका कोलंबिया है, यहाँ से आपकी मैग्डिलेना नदी निकलती है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था एंजिल जलप्रपात, ठीक है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपके वेनेजुएला में है, ठीक है। तो ये आपका वेनेजुएला हो गया। और यहाँ पे जो है ये आपका तो एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। क्या है? एंजिल जलप्रपात है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो वेनेजुएला देश में पड़ता है, याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र तो आपका ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है आपका वेनेजुएला है, जहाँ पे आपका एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग आपके 979 मीटर है, ठीक है। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं फिर इसके बाद, तो
देखिए एक और नदी है जिसे हम लोग कहते हैं पराना नदी, ठीक है, पराना नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपके पैराग्वे, ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये आपके पैराग्वे नदी से निकलती है, ठीक है, पैराग्वे नदी के सॉरी पैराग्वे देश से के पास से निकलती है पराना नदी, ठीक है। ये आपका पैराग्वे है, ये आपका उरुग्वे है, ठीक है। तो ये आपका पैराग्वे हो गया, पैराग्वे के पास से ये आपकी पराना नदी निकलती है, याद रखिएगा, यहाँ से ये निकलती रही है आपकी पराना नदी, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्षेत्र है, ठीक है, पैराग्वे और उरुग्वे के बीच का एक क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है लापलाट, ठीक है, लापलाट, ठीक है। तो ये पैराग्वे हो गया, ये आपका उरुग्वे हो गया, और ये आपका जो एरिया बचता है इसी को कहा जाता है लापलाट। और लापलाट को कहते हैं हम लोग त्रिआप क्षेत्र। त्रिआप क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों तीन नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, जो तीन नदियां वहां से निकलती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको उसी को कहा जाता है त्रिआप क्षेत्र, जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे लापलाट, ठीक है, क्या रखा गया है? लापलाट। तो याद रखिएगा पैराग्वे के पास आपकी पराना नदी निकलती है और इसी पराना नदी पे आपका इटेपू बांध है, ठीक है, यहीं पे देखिएगा आपका इटेपू बांध है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध आपका इटेपू बांध है, जो कि आपके पराना नदी पर है, ठीक है, पैराग्वे के पास से नदी निकलती है और यह पैराग्वे और उरुग्वे के बीच में है, ठीक है। और लापलाट क्षेत्र जो है जिसे हम लोग त्रिआप क्षेत्र कहते हैं, जो कि तीन नदियों के बीच का क्षेत्र है, और यह आपका क्षेत्र पैराग्वे और उरुग्वे के बीच का है जिसे लापलाट कहा जाता है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो प्रमुख मैदान, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या? दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मैदान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लानोस को, कंपास को, ये कंपोज होता है, ठीक है, कंपोज होता है, और ग्रांड चाको, पंपास और फेजेंटा, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं पहले, ठीक है, पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फेजेंटा में पाई जाने वाली एक कॉफी के बागान है जिसको कहा जाता है फेजेंटा, ठीक है, ठीक है, क्या है? कॉफी के बागान है जिसी को क्या कहा जाता है? फेजेंटा कहा जाता है। फेजेंटा में रोबिस्टा, ठीक है, रोबिस्टा एवं अरेबिका नामक कॉफी, ठीक है, कॉफी जो है काफ़ी की किस्म पाई जाती है। फेजेंटा जो है बागान है वहाँ पे रोबिस्टा और अरेबिका, ठीक है, रोबिस्टा और अरेबिका नामक कॉफ़ी पाई जाती है जिससे कहवा बनता है, ठीक है। तो इस किस्म की वहाँ पे काफ़ी पाई जाती है। सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, सेंटोस का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सेंटोस बंदरगाह है जो कि आपके ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह आपके ब्राज़ील में है जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। चलिए हम लोग मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं। देखिए तो ये आपका जो है, ठीक है, ये जो एरिया आपका है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये आपका लानोस, ठीक है, ये आपका क्या है? लानोस है, ठीक है, ये आपका क्या है? आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस आप लोग देख लीजिए, ये आपका जो एरिया है यहाँ पे इसे लानोस कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय है, और ये आपके कोलंबिया, ठीक है, ये आपका एरिया जो है कोलंबिया है, कोलंबिया में ही आपका लानोस, ठीक है, लानोस, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये आपके मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये ब्राज़ील है, ठीक है, ये आपका एरिया जो है इस तरह से ये एरिया जो है ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका, ठीक है, मैदान जो है इसको कहा जाता है कैंपोस, ठीक है, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्राज़ील में आपका कैंपोस हो गया, लानोस आपका कहाँ पे हो गया? तो कोलंबिया में हो गया, ठीक है, कोलंबिया में हो गया। ये दोनों ही आपके क्या हैं? उष्णकटिबंधीय हैं, ठीक है, मैदान है। इसके बाद यदि हम लोग आगे देखते हैं तो ब्राज़ील में ही आपके फेजेंटा है, ठीक है, फेजेंटा है जिसे क्या कहा जाता, यहाँ पे क्या है? फेजेंटा में आपकी कॉफ़ी पाई जाती है, कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। तो कॉफ़ी के कौन कौन से बागान पाए जाते हैं? तो कॉफ़ी के आप लोगों ने देखा था कि रोबिस्टा और अरेबिका नामक जो है कॉफ़ी की किस्म पाई जाती है, रोबिका और कौन सी? रोबिस्टा, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे अरेबिका और रोबिस्टा नामक कॉफ़ी की किस्म पाई जाती है, कहाँ पे? फेजेंटा में, ये वाला एरिया हो गया फेजेंटा जो कि ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। और आइए हम लोग देख लेते हैं सेंटोस बंदरगाह जो कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये रहा कॉफ़ी का बंदरगाह जो कि जिसे हम लोग सेंटोस बंदरगाह कहते हैं, ये ब्राज़ील के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत? ब्राज़ील के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ग्रीन चाको, ठीक है, ग्रीन चाको देखिए यहाँ पे है पैराग्वे में, ठीक है, ग्रीन चाको जो है पैराग्वे में है, ठीक है, कहाँ पे है? पैराग्वे में, याद रखिएगा आप लोग, ग्रीन चाको पैराग्वे में।
और पंपास, ठीक है, पंपास आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ठीक है, खूब पढ़ा होगा। हर एक एग्जामों में देखते हैं लगभग ये प्रश्न बन जाता है बहुत सारे एग्जामों में कि पंपास जो घास का मैदान है यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह आपके अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये रहा आपका क्षेत्र जो है अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये इतना अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है और यही जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है पंपास, ठीक है। ये आपका प्रश्न बनता है कि किस प्रकार का मैदान है, किस प्रकार का घास का मैदान है, तो यह शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण है, ठीक है, ठीक है, किस प्रकार का है, शीतोष्ण है। पंपास जो है शीतोष्ण है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये जो आपका था ये आपका कैंपोज और लानोस जो कि आपके कोलंबिया में था, ये दोनों आपके उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ये दोनों उष्णकटिबंधीय है, जबकि आपके पंपास शीतोष्ण है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स कुछ और हम लोग देख लेते हैं पवन, ठीक है, पवन के विषय में हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में पवनें जो है मुख्यतः जो है कि पवनें जो है यहाँ पे चलती हैं, किस प्रकार की पवनें चलती हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैम्पोरे एक पवन चलती है जो कि अर्जेंटीना में चलती है। सिराजो फ्राइजेम पवन चलती है जो कि आपके ब्राज़ील देश में चलती है, ठीक है। तो दो पवनें चलती हैं मुख्य रूप से यहाँ पे, पैम्पोरो जो कि अर्जेंटीना में, सिराजो फ्राइजेम जो कि ब्राज़ील में। तो प्रश्न बनेगा कि पैम्पोरो दक्षिण अमेरिका के किस देश में चलती है, तो अर्जेंटीना में। सिराजो फ्राइजेम दक्षिण अमेरिका के किस देश में चलती है, ब्राज़ील में। याद रखिएगा ब्राज़ील जो देश है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। चलिए आइए पठार हम लोग देख लेते हैं। तो पठार के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पठार आता है आपका गिनी का पठार, ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार, ठीक है। तीन पठार मुख्य रूप से हमको देखना होता है दक्षिण अमेरिका में। तो आइए देख लेते हैं कि इन पठारों की स्थिति कहाँ पे है मैप के माध्यम से, ठीक है। तो यदि हम लोग देखते हैं सबसे पहले गिनी का पठार, ठीक है, गिनी का पठार ये आपका यहाँ पे, गिनी का पठार जो है तीन देशों के अंतर्गत आता है दक्षिण अमेरिका में, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे गुयाना है, यहाँ पे आप देखेंगे सूरीनाम है, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों के अंतर्गत आता है आपका गिनी का पठार, ठीक है। गिनी का पठार जो है आपका तीन देशों के अंतर्गत आता है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। देखिए फ्रेंड्स एलटी टीएसटी पीएचडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इतना डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। वन लाइनर तो आप जैसे एग्जाम आपके वन डे एग्जाम होता है इनमें आप दे लेते हैं तो वन लाइनर में याद कर लेते हैं, लेकिन आप यदि किसी भी एग्जाम के लिए छोटा हो या बड़ा, यदि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसे आप मैप के साथ पढ़िए। देखिए कितना अच्छा, शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आप धीरे धीरे जब आप इसको हैबिट बना लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे लगने लगेंगी और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया मैप में आपका गिनी का पठार, गुयाना और सूरीनाम फ्रेंच गुयाना के अंतर्गत आता है। इसके बाद बोलिविया का पठार आप देखेंगे, ठीक है, बोलिविया का पठार ये है, ठीक है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, ये रहा आपका बोलिविया का पठार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने अपने हाथ से बनाने का प्रयास किया है, फिर भी इसमें त्रुटियां हो सकती है मैप में बनाने में, लेकिन आप लोग इसको एटलस में देखिएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील का पठार आप लोग जानते हैं ये यहाँ से एरिया जो इतना आता है ये आपका ब्राज़ील देश है, ठीक है, ब्राज़ील देश है। और ब्राज़ील देश में ये वाला जो एरिया पठारी क्षेत्र है इसी को कहा जाता है ब्राज़ील का पठार। ये जो है बोलिविया का पठार है, ये जो है ब्राज़ील का पठार है, और ये जो पठार है जो है गिनी का पठार है जो कि गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये आपके तीनों के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए दक्षिण अमेरिका के मुख्य रूप से पठार। आइए देखते हैं हम लोग झीलों को, ठीक है। तो मुख्य रूप से यदि हम झीलों को देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झीलों के क्रम में, तो यहाँ पे एक झील है जिसे कहा जाता है मरकैबो झील, ठीक है, क्या कहते हैं मरकैबो झील, जो कि आपके वेनेजुएला देश में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे, वेनेजुएला देश में पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, ये जो झील है, ठीक है, मरकैबो झील जो है यहीं पे जो वेनेजुएला में जो कि पाई जाती है, ये यहाँ पे आपको पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा, ठीक है, क्या प्रश्न बनेगा कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के कौन से देश के अंतर्गत आता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला में। कहाँ पे, मरकैबो झील के पास, ठीक है, मरकैबो झील के पास वेनेजुएला देश में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है आपके दक्षिण अमेरिका का। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टीटीकाका झील, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील जो है यह आपके बोलिविया पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके, बोलिविया पठार। और साथ ही साथ पेरू, ठीक है, पेरू और बोलिविया पठार के मध्य में आपके टीटीकाका झील है जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। ये जो झील है, ठीक है, यह आपके
बोलिविया पठार के अंतर्गत और पेरू के मध्य में आती है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे ये आपका एरिया जो है, ठीक है, इस एरिया को ये जो आपका चिली क्षेत्र है, चिली देश है, यहाँ आप नीचे आएंगे तो एक तट है जिसको हम लोग कहते हैं फायोड क्षेत्र तट। ठीक है, फायोड क्षेत्र तट। तो प्रश्न बनेगा फायोड तट किस देश का तट माना जाता है, तो ये आपके चिली का। ठीक है, तो ये हो गए आपके झीलें प्रमुख रूप से आपके दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बनेगा कि जो मार्कैबो झील है यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। किस देश के अंतर्गत, वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ पे क्या खास बात है, तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और पूछ देगा टिटिकाका झील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये भी साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। किस देश के अंतर्गत, तो ये आपके पेरू और बोलिविया के मध्य में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची झील है। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख खनिज। ठीक है, प्रमुख खनिज हम लोग देख लेते हैं, इसकी स्थिति कहाँ पे है, लोकेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रमुख खनिज के अंतर्गत देखेंगे लौह अयस्क देखेंगे, मैग्नीज देखेंगे, बॉक्साइट हम लोग देखेंगे, टीन देखेंगे, तांबा, पेट्रोलियम, नाइट्रेट। तो 7 प्रमुख खनिज यहाँ पे हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के रूप में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग, चलिए पहले मैप में ही देख लेते हैं, पॉइंट पे बाद में देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है, मार्कैबो। ठीक है, मार्कैबो, यहाँ पे देखिए मार्कैबो झील है, जो कि पेट्रोलियम, जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा था, पेट्रोलियम यहाँ क्षेत्र है मार्कैबो। ठीक है, और यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये आपके सूरीनाम देश में पड़ता है। ठीक है, गुयाना और सूरीनाम दोनों के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, जहाँ पे आपके बॉक्साइट उत्पादन होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉक्साइट। तो दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम एवं गुयाना का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र, वहाँ से आपको बॉक्साइट प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक अमापा क्षेत्र है। ठीक है, अमापा क्षेत्र जहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो ये है आपका बोलिविया। ठीक है, बोलिविया में आपके टीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, बोलिविया में आपके टीन पाए जाते हैं। और ब्राज़ील में, ठीक है, लौह अयस्क पाया जाता है, ब्राज़ील का इटावरी क्षेत्र। ठीक है, ब्राज़ील का इटावरी क्षेत्र जहाँ से आपका लौह अयस्क पाया जाता है, ये रहा आपका ब्राज़ील का इटावरी क्षेत्र जहाँ से आपका लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग चिली देश। ठीक है, चिली देश में एक स्थान है जिसे कहते हैं चुकिक माता। ठीक है, चुकिक माता, चिली देश में एक स्थान है जिसे चुकिक माता कहते हैं, जहाँ से हम लोगों को तांबा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तांबा की प्राप्ति होती है, और चिली से ही हम लोगों को नाइट्रेट की भी प्राप्ति होती है, यानी कि चिली देश से दक्षिण अमेरिका में नाइट्रेट की प्राप्ति होती है, और चिली देश की चुकिक माता क्षेत्र से तांबा की प्राप्ति होती है। तो ये प्रमुख रूप से कुछ उसके खनिज थे, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इतना यदि आप याद कर ले तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोकेशन के तौर पे देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट और बचा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग दक्षिण अमेरिका क्रम में आते हैं, तो जनजातियों के विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जनजातियाँ मुख्य रूप से देखिए प्रश्न बनता है कि ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका में सबसे मूल निवासी जो होती है जनजातियों की, तो वो होती है रेड इंडियन। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में रेड इंडियन जो कि मूल निवासी है वहाँ की जनजाति। और एक जनजाति पाई जाती है मुस्टिजो। ठीक है, मुस्टिजो, जो ये मुस्टिजो जनजाति है या इंडियन प्लस यूरोपियन, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है, कहा जाता है इसको मुस्टिजो। ठीक है, तो मुस्टिजो जनजाति जो है इंडियन और यूरोपियन जनजाति है, इन दोनों को कहते हैं हम लोग मुस्टिजो। और एक है मुलेटो। मुलेटो जो है ये आपके अश्वेत यानी कि काले लोग। ठीक है, और यूरोपियन, इन दोनों को क्या कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में, मुलेटो। ठीक है, क्या कहते हैं, मुलेटो। अश्वेत और यूरोपियन जो जनजाति इनको मुलेटो कहा जाता है। इसके बाद जैम्बो हम लोग देखते हैं, तो जैम्बो जनजाति होती है यह अश्वेत यानी कि जो काले लोग होते हैं, और निग्रो, इन दोनों लोगों को मिलाकर जैम्बो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जैम्बो। तो मुख्य रूप से 4 जनजातियां हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहले तो आपके रेड इंडियन हो गए, फिर इसके मुस्टिजो, मुलेटो और जैम्बो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का दक्षिण अमेरिका था, आज हम लोगों ने इसे खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और इसका जो PDF आप लोगों को चाहिए मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद सभी लोगों का। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।